स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। हम डिस्कस कर रहे हैं बजट 2024-25 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्कीम्स हैं, डेटा है जो आपके आने वाले एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं उससे, क्योंकि पूछे जा रहे हैं अभी। अब जनवरी में फिर से जो एग्जाम होंगे उनमें भी पूछा जाएगा और जनवरी के बाद फिर फरवरी में तो नया बजट आएगा, है ना। तो उसके बाद फिर अगले बजट से पूछे जाएंगे, तो यहां ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि इस बजट से सिर्फ इसी साल प्रश्न पूछे जाएंगे। बजट में जो स्कीम्स आती हैं, योजनाएं आती हैं, उनसे सवाल हर दम आगे तक पूछे ही जाते हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो हम डिस्कस किया पिछली क्लास में, हमने विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं, विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं। तो जो नवी प्राथमिकता है, 8 प्राथमिकता हम डिस्कस कर चुके हैं। नवी जो प्राथमिकता है वो अगली पीढ़ी के सुधार की है, नेक्स्ट जनरेशन की सुधार की। तो ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कार्य क्या है इसमें देख लेते हैं एक बार, जो इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहां देखो, यहां देखेंगे। हाँ, सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार, यानी कि जो जमीनी है, जमीनी चीजें हैं, उनके लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक। शहरी क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग के साथ भू अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा। शहरी जो क्षेत्र हैं उसमें जीआईएस टेक्नोलॉजी के द्वारा सभी भूखंडों को, जो टुकड़े हैं जमीन के, उनको डिजिटल कर दिया जाएगा। तो आप खुद से चेक कर सकते हैं। भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी, भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी, है ना। और वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभाग का सर्वेक्षण होगा और किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। हर किसान जो है रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसकी खेत, किसका जमीन कितना है, कहां से कहां तक है। ये पूरा रिकॉर्ड आपका डिजिटल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए, ये देखिए, जलवायु वित्त पोषण, जलवायु वित्त पोषण के लिए और टैक्सोनॉमी। तो जलवायु अनुकूल और उपशमन से संबंधित निवेशों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। जलवायु अनुकूलन यानी कि जो क्लाइमेट के फेवर में होंगी उनसे रिलेटेड जो चीजें की जाएंगी, तो उसके लिए पूंजी लगेगी, पैसा लगेगा, है ना। तो उसका जो क्षमता है जो बढ़ाई जाएगी। एफडीआई और ओवरसीज निवेश। एफडीआई आप समझते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एफडीआई और जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें एफडीआई को सरल करने और ओवरसीज निवेश के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया सरलीकरण। यानी कि एफडीआई बाहर से आता है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आता है बाहर से, तो वो यहां इंडिया तक आने में और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे उसको, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो विदेश के हैं लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया का स्ट्रक्चर इस प्रकार है, इंडिया में रूल्स रेगुलेशन इस प्रकार है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उन सभी चीजों को और सिंप्लीफाई किया जाएगा, जिससे एफडीआई यानी कि विदेशी निवेश भारत में बढ़े आके। एफडीआई जो है इंक्रीज हो इंडिया में, क्योंकि आप जानते हैं एफडीआई अगर इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ नौकरियां भी आती हैं, रोजगार भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एनपीएस वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य स्कीम है ये। अवयस्कों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना है। अवयस्कों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना है ये। डेटा संचालन में सुधार होगा, आंकड़ों और सांख्यिकी का संग्रहण, यानी कि जो डेटा है, डेटा और स्टैटिस्टिक्स, जैसे हम नेशनल इनकम से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हैं और जनगणना सेंसस से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग और उसका मैनेजमेंट, तो उस पर काम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, नई पेंशन स्कीम आई है, एनपीएस, वो तो पता ही है आपको। एनपीएस नई स्कीम आई है, न्यू पेंशन स्कीम आई है, एनपीएस। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। उसके बाद देखिए, मजबूत आर्थिक आधार, मजबूत आर्थिक आधार, तो इसमें ध्यान देंगे आप। एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट, ठीक है, चालू खाता जिसे कहते हैं। तो चालू खाते में सुधार देख लो आप कैसे हुआ है। चालू खाता जो है सुधार देखो क्या है। देखो मैं बताता हूं आपको, हम बात करते हैं जब बीओपी की, यानी कि भुगतान संतुलन, हम बात करते हैं भुगतान संतुलन की, है ना, भुगतान संतुलन।
BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, दो अकाउंट बनते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक सेकंड, एक बनता है करंट अकाउंट और एक बनता है क्या, कौन सा अकाउंट बनता है बताओ जल्दी, करंट अकाउंट और बताइए। करंट अकाउंट हो गया एक, तो जिसमें डेली की चीजें होती हैं, लेन देन होता है, जिसे रेवेन्यू अकाउंट भी कह सकते हैं। और दूसरा बनता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे जो चालू खाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आप समझ रहे हैं, भारत का अन्य देशों के साथ जो लेन देन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड है, वही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। इसमें सामान भी आता है, गुड्स और सर्विसेज भी आती हैं। ठीक है, तो गुड्स जो आता है वो क्या है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल हो जाएगा, यानी कि व्यापार संतुलन में। और सर्विसेज किस में आ जाएंगी, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, यानी कि सर्विसेज है वो कोई सामान तो है नहीं, तो वो दूसरा अकाउंट में आ जाएंगे। तो चालू खाते में जो घाटा हुआ था, करंट अकाउंट डेफिसिट, उसमें जो घाटा हुआ, यानी कि इनकम कम खर्चा ज्यादा, तो इसमें ये सुधार देख लो आप, ये प्रतिशत में है। फाइनेंशियल ईयर 15 में कितना था, फाइनेंशियल 15 में कितना था, -1.5। और यहां देखो फाइनेंशियल 24 में ये कितना है, ये आपका 0.5 सुधार हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है, उसमें भारत की विकास दर 8.2% रही है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन, याद रखेंगे आप। जो वित्त वर्ष 2024 है, फाइनेंशियल ईयर 2024 है, उसमें भारत की विकास दर 8.2% रही है। इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रही है, 8.2%। ध्यान रखेंगे आप, ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां देखो आप, ये 2019-20 से दिया है और ये 2023-24 का है। तो 2023-24 में यहां 8.2% की ग्रोथ रेट देखी गई है, 8.2% की ग्रोथ रेट देखी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे हम बात करें तो देखिए, जीडीपी परसेंट के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी, यानी कि जीडीपी परसेंटेज रेशियो में, यानी कि जितनी जीडीपी है, जीडीपी कितनी है, उसके परसेंटेज रेशियो के रूप में राजकोषीय घाटा, मतलब समझ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में कमी आई है जीडीपी के कितने परसेंट, यानी कि मान लो जीडीपी की ग्रोथ रेट जितनी हुई है, उसके कंपैरिजन में जो राजकोषीय घाटा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट हुआ है, वो जीडीपी का कितना परसेंटेज है। आज मान लो इस साल की जीडीपी 100 रुपए है, तो 100 रुपए की तुलना में घाटा कितना हुआ है, 100 रुपए का कितना परसेंट घाटा हो गया है हमें, वो है आपका फिस्कल डेफिसिट। तो यहां देखो, फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें हम, तो उसमें जो है 9.2% है ना, कितना 9.2% घाटा था, घाटे में कमी आई। और वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 है, उसमें 5.6% है जीडीपी का, यहां ठीक है, सुधार हुआ है। वहीं मुद्रा स्फीति नियंत्रण की बात करें हम, इन्फ्लेशन कंट्रोल की, इन्फ्लेशन कंट्रोल की अगर हम बात करें, मुद्रा स्फीति नियंत्रण की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात करें, तो ये देखो, ये प्रतिशत में है 4, 5, 6, 7। ठीक है, उसके बाद ये ईयर है, तो 2020 से 2023 तक देख लो आप। 2020 में ये 6.2% इन्फ्लेशन, और 2021 में 5.5% इन्फ्लेशन, 2022 में 6.7% इन्फ्लेशन, 2023 में 5.4% इन्फ्लेशन रहा। ठीक है, 5.4% इन्फ्लेशन रहा, यानी कि महंगाई, मुद्रास्फीति रही। ठीक है, याद रहेगा आपको। कर प्रस्ताव देख लो, टैक्स प्रपोजल, टैक्स प्रपोजल देख लीजिए एक बार, ये टैक्स प्रपोजल, टैक्स
प्रपोजल। ठीक है, टैक्स प्रपोजल देखिए, तो करों का सरलीकरण यानी कि टैक्सेशन में सिंप्लीफिकेशन किया गया है, टैक्स को और सिंप्लीफाइड बनाया गया है। कैसे? आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा होगी, जो इनकम टैक्स 1961 वाला है उसको द्वारा से रिव्यू किया जाएगा। धर्मार्थ संस्थाएं एवं टीडीएस का सरलीकरण होगा, जो रिलीजन से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है और जो टीडीएस डिडक्ट होता है, जो डेली वेजेस हैं कंपनी में, उन पे 10% टीडीएस डिडक्ट होता है ना। तो टीडीएस का सरलीकरण और धर्मार्थ संस्थाओं का सरलीकरण किया जाएगा। मुकदमेबाजी और अपील, इसमें भी सुधार होगा। कर आधार में वृद्धि करना, कर आधार में वृद्धि करना, टैक्स बेस में बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहां देखिए आप, क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क के प्रस्ताव, यहां देखें, व्यापार में आसानी, शुल्क में व्युत्क्रमण को हटाने और विवादों को कम करने के लिए कर संरचना की व्यापक समीक्षा। जो टैक्स स्ट्रक्चर है भारत का, उसमें उसकी जो है उसको रिव्यू किया जाएगा और सीमा शुल्क में परिवर्तन किया जाएगा। जैसे कि कैंसर की जो 3 और दवाइयों पर सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट है। कैंसर की जो 3 दवाई है ना, उनको पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। बॉर्डर टैक्स जो लगता है बॉर्डर पे, वो सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। मोबाइल फोन और मोबाइल पीएसबी और चार्जर पर बीसीटी घटाकर 15% करना, यानी कि इन पे भी टैक्स जो लगता था वो कम हो जाएगा। अब अगर कैंसर की 3 दवाइयों पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा तो ये दवाई सस्ती हो जाएंगी लोगों के लिए। लाभ किसको मिलेगा? तो लाभ में मिलेगा, किफायती दवाइयां मिलेंगी, सस्ती दवाइयां मिल जाएंगी कैंसर की। और मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबी और चार्जर पर ये घट जाएगा, 15% तक आ जाएगा। तो इससे मोबाइल जो उद्योग हैं, मोबाइल जो इंडस्ट्रीज हैं जो मोबाइल बनाते हैं, उनको आसानी होगी और वो आसान प्राइस पर जो है मोबाइल मुहैया करा पाएंगे। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% करना। तो सोने का जो आयात निर्यात होता है उस पे सीमा शुल्क घटाकर 6% कर देंगे, तो वो भी सस्ता हो जाएगा। और प्लेटिनम जो है उस पे सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर देंगे, वो भी सस्ता हो जाएगा। फायदा किसको होगा इससे? घरेलू मूल्य संवर्धन, है ना, जो डोमेस्टिक प्राइस है उस पे फायदा हो जाएगा लोगों को। ठीक है, आगे देखिए। इसके अलावा सोलर सेल पैनलों के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी जाएगी। ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए सहायता, ऊर्जा स्रोत जो एनर्जी सोर्सेस हैं उनमें बदलाव होगा। दूसरे ऑप्शंस पर हम जाएंगे तो ये सोलर पैनल लगा रहे हैं, सोलर सेल और सोलर पैनल लगा रहे हैं, उन पर छूट दी जाएगी। चली रही है योजना। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूर्ण तरह छूट। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल्स हैं जिन पर सीमा शुल्क बिल्कुल माफ कर दिया गया। ठीक, तो इससे क्या होगा? महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। महत्वपूर्ण जो खनिज क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सीमा शुल्क नहीं लग रहा है, तो लोगों को भी, इंडस्ट्रीज को भी वो कम दाम पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, कम दाम पर अवेलेबल हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए, प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। नई कर व्यवस्था को सरल बनाना, ये नया टैक्स स्ट्रक्चर देख लो एक बार आप। ये ध्यान रखना है आपको कहां से कहां तक है नया टैक्स स्ट्रक्चर। जो नया टैक्स स्ट्रक्चर है, कितने इनकम पर कितना टैक्स लगेगा जो इस साल का है वो देखो। अगर कोई व्यक्ति 0 से 3 लाख रुपए तक कमाता है साल का, अगर कोई व्यक्ति साल का 3 लाख रुपए तक कमाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, उस पर कोई टैक्स नहीं है अगर व्यक्ति कोई 3 लाख तक कमाता है। लेकिन 3 लाख से लेकर 7 लाख तक के बीच की कोई भी इनकम है तो उस पर 5% इनकम टैक्स देना होगा। 3 लाख से लेकर 7 लाख तक अगर इनकम है व्यक्ति की तो उस पर 5% तक टैक्स देना होगा, 5% टैक्स देना होगा। वहीं किसी व्यक्ति की इनकम 7 लाख से 10 लाख रुपए तक की है तो उसे 10% टैक्स देना होगा।
और किसी व्यक्ति की इनकम 10 से 12 लाख की है तो उसे 15% टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं 12 से 15 लाख जिनकी इनकम है उन्हें 20% टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं 15 लाख से ज्यादा जिनकी इनकम है, अब वो कितनी भी हो, 15 लाख से ज्यादा हो, अब वो कितनी भी हो, करोड़ों में हो, उस पे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। 15% से ज्यादा इनकम पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई। 75,000 की कटौती। ठीक है, आगे देखें। पेंशन भोगियों, जो जिन्हें पेंशन मिल रही है, पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई। ठीक है, कटौती समझ रहे हैं आप। अब यहां देखो, यहां देखिए, अब हम बात करेंगे। आप कहते हैं ना सरकार बहुत पैसा कमाती है, सरकार बहुत पैसा कमाती है, तो ये देख लेते हैं सरकार के पास पैसा आता कहां से है। सरकार के पास पैसा आता कहां से है और सरकार का पैसा खर्च कहां होता है। तो सरकार के पास पैसा कहां से आता है, तो देखो रुपया कहां से आता है। हम यहां 1 रुपया मान के चल रहे हैं, ये 1 रुपया है। ठीक है, अब 1 रुपए में कितने % हिस्सा 1 रुपए का कहां से आता है, ये 1 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान लो सरकार 1 रुपया कमाती है, तो उस 1 रुपए में 10 पैसे कहां से आएंगे, 5 पैसे कहां से, तब वो 1 रुपया बनता है। तो कितने % कहां से आता है वो ध्यान रखिए। देखिए, तो यहां देखो, सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो उधारी और अन्य देयताएं आते हैं, यानी कि उधारी ली जाती है, कर्ज लिया जाता है, 27% पैसा है ना। और इनकम टैक्स से 19% आता है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज से आता है 5%, जीएसटी और जो अन्य टैक्स हैं उससे 18% पैसा आ जाता है, और निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स से 17% पैसा सरकार कमाती है। कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स यानी कि जो कंपनी के ऊपर लगाया जाता है, कंपनी की इनकम पर लगाया जाता है, कोई भी कंपनी हो। उसके बाद सीमा शुल्क से 4%, और ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां 1%, और 9% कर भिन्न प्राप्तियां। ठीक है, ये तो हो गया 1 रुपए का हिसाब कि सरकार 1 रुपया में कितना कितना कहां से कमाती है। ये अब सरकार अगर कमा रही है तो सरकार अपने पास रखेगी नहीं, सरकार उसको खर्च भी करेगी। तो जो रुपया आया, अब उसमें से कितना कहां खर्च किया जाएगा वो देखो एक बार। रुपया कहां जाता है, रुपया कहां जाता है इस साल का, तो पेंशन पर जाएगा 4% पैसा। अदर एक्सपेंडिचर हैं जिसमें मिसलेनियस है, मिक्स खर्चे 9%। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र के द्वारा चलाई गई स्कीम या स्पॉन्सर की गई स्कीम, उन पर 8% रुपया खर्च हो जाता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण, फाइनेंस कमीशन जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है उस पर 9% खर्च। करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा, जो केंद्र सरकार टैक्स कलेक्ट करती है उसमें राज्यों का हिस्सा भी होता है, तो वहां पैसा चला जाता है कितने %, 21%। वहीं रक्षा, डिफेंस पर 8%, और सब्सिडी देती है सरकार लोगों को, 6% पैसा वहां खर्च हो जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की जो स्कीम है 16% खर्च हो जाता है, और ब्याज भुगतान में 19%, यानी कि कर्ज जो लिया था उस पे ब्याज देना पड़ता है, तो वो खर्चा है 19% पैसा तो ब्याज देने में चला जाता है। 19% पैसा तो ब्याज देने में चला जाता है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अब अलग अलग आइटम के लिए कितना खर्च किया गया है वो देख लो, करोड़ों में है ये। अलग अलग आइटम के लिए कितना खर्च किया जा रहा है। रक्षा के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए ध्यान रखिए, है ना, इतना खर्च हो रहा है 4,54,773 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास के लिए याद रखेंगे, कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप याद रखेंगे, ये सब आंकड़े करोड़ों में है। होम गृह के लिए और शिक्षा पे कितना, 1,25,638 करोड़ रुपए। शिक्षा पर कितना, ये सवाल पूछा जा सकता है, इस साल के बजट में शिक्षा पर कितना बजट एलोकेट किया गया है, खर्चा
अनुमानित किया गया है। तो शिक्षा पर 1,25,638 करोड़ रुपए। ठीक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी दूरसंचार 1,16,342 करोड़ रुपए इस पे खर्च होगा। ठीक है, आगे देखिए। स्वास्थ्य, हेल्थ पर कितना खर्च होगा, स्वास्थ्य पे कितना खर्च होगा, 89,287 करोड़, 89,287 करोड़। एनर्जी पे कितना होगा, 68,769 करोड़, 68,769 करोड़। समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर के लिए कितना खर्चा होगा, 56,501 करोड़। कितना, 56,501 करोड़। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग के लिए कितना होगा, 47,559 करोड़, 47,559 करोड़ किसके लिए होगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग के लिए। ठीक है, याद रखेंगे आप, भूलेंगे नहीं। अलग अलग स्कीमों के लिए कितना पैसा कहां पे लगाया, अलग अलग स्कीमों के लिए पैसा देख लो। मनरेगा में कितना दिया जाएगा इस साल के बजट से, मनरेगा में देखो 86,000 करोड़, 86,000 करोड़ रुपए। अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में 1,200 करोड़ रुपए, और नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं में 2,228 करोड़ रुपए। औषध उद्योग के लिए पीएलआई तो 2,143 करोड़ रुपए। इन योजनाओं को दिया जाएगा पैसा, इन योजनाओं के माध्यम से खर्च किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो, सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए 6,903 करोड़ रुपए। सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए 10,000 करोड़ रुपए। आईडीए स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन देने के लिए 3,849 करोड़ रुपए। और वहीं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एलपीजी पर 1,500 करोड़ रुपए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। प्राप्तियां देख लें, सरकार के पास जो प्राप्तियां आ रही हैं, रिसीप्ट, राजस्व प्राप्तियां और जो है पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, ये करोड़ों में है आंकड़े, है ना। तो 31.3 लाख करोड़, लाख करोड़ में आंकड़े हैं, 31.3 लाख करोड़। और पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि कैपिटल रिसीप्ट 16.9 लाख करोड़। ये रेवेन्यू रिसीप्ट हो गई, वो कैपिटल रिसीप्ट हो गई, जो सरकार के पास पैसा आ रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब खर्चा, ऊपर हमने देख लिया आना, अब ये देखिए खर्चा। तो खर्चों में जो राजस्व है यानी कि ये क्या, रेवेन्यू रिसीप्ट और ये कैपिटल रिसीप्ट। तो ये भी लाख करोड़ में है। 37.1 लाख करोड़ रेवेन्यू रिसीप्ट हुआ 2024-25, और कैपिटल रिसीप्ट 15 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करते रहिए चीजों को। ये जो आंकड़े डिस्कस किए हैं हमने, ये आप एक छोटी सी डायरी में साइड से लिख लीजिए और उनको बार बार मेमोराइज कीजिए, क्योंकि इनसे सवाल आने ही आने हैं। बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से सवाल पूछे ही जाते हैं। और ये जो महत्वपूर्ण योजनाएं इसमें अनाउंस की गई, उनसे भी सवाल बनेगा, और उनका मकसद क्या था, क्यों चलाई गई थी, उनसे भी सवाल बनेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।